अगर हो गया है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, प्लीज टेल मी, क्योंकि अपने पास बेटा टाइम नहीं रहता ऑनलाइन में, 40 मिनट में अपना खत्म हो जाता है लेक्चर। तो अगर आपने एक्स का निकाल लिया है तो अच्छी बात है, नहीं निकाला है मेजोरिटी में तो हम उसका एक्स का निकाल देते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी में जब 2 क्वेश्चन करेंगे तभी वो हमें अच्छे से आएगी, है ना। तो बताइए क्या करना है, उसका कंप्लीट करवा दूं या आप लोगों ने कर लिया है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? आ रही है नहीं? हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ, क्वेश्चन करें, कल का कंप्लीट हो गया आपसे? नेक्स्ट करा दीजिए, मेरा तो नहीं नेक्स्ट हुआ। करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको पता है, निकाल लेना। अगर मैंने इससे पूछा, अगर नहीं बने फिर भी मुझसे बोल देना, मैं कर दूंगी। एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 5 माइनस का 16k। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में y और z का आंसर रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यस मैम, हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? मैम हो गया, आ गया आंसर। आ गया था ना, चलिए ठीक है। तो आप देखिए कि अब अपन एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें आपको, जैसे आपको मैं कल बताऊं, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान रखना, अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंसी होती है तो उसके अंदर 2 सॉल्यूशन फाइंड होते हैं, एक इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और दूसरा यूनिक सोल्यूशन, है ना। अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंसी होगा तो, अगर हमारी इक्वेशन जो हमें दी गई है अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो उसमें नो सोल्यूशन आता है। नो सोल्यूशन मतलब हम उसको आगे सॉल्व नहीं करते और उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन जो अननोन वेरिएबल कहलाते हैं वो नहीं निकाल सकते। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें भी अपन सेम कल की तरह करेंगे, पर ये इनकंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है। अगर कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो उनको दूसरी लैंग्वेज में इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है, और उसके अंदर फिर अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी में नो सोल्यूशन की कंडीशन लगती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो ऑपरेशन है ना, अगर इक्लोरिन फॉर्म बन जाएगा, अगर लास्ट वाली रो के सारी एलिमेंट 0 हो गए तो मान के चलिए कंसिस्टेंसी के चांसेस हैं। अगर लास्ट वाली रो के सारे एलिमेंट 0 नहीं होते हैं तो सिस्टम हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंस नहीं होता है। तो उस केस में फिर हमारे क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व नहीं करते। तो ये जो आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी है या नहीं, ये हमें ऑपरेशन लगा के ही समझ में आएगा। जैसे हम एक आध ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, हमें लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में हम आसानी से ये 4 से 5 नंबर को 0 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व दैट द इक्वेशन, है ना। क्वेश्चन है आपका सॉल्व दैट द इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 6y। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कंसिस्टेंसी का, सॉल्व दैट द इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस क्या दी है? पहली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 6y। पहली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -11। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -11। सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 20y, 6x प्लस 20y। पहली वाली इक्वेशन में z नहीं दिया है बट सेकंड थर्ड में z दिया है, तो ऐसी भी इक्वेशन आती है। लास्ट में माइनस का 6z इज इक्वल टू -3। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपका क्या मिसिंग है? z। तो इफ नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपकी इक्वेशन में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, वो उनका देने का तरीका होगा, उस हिसाब से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन भी उतार ली। तीसरी इक्वेशन है आपकी 6y माइनस का 18z, है ना, 6y माइनस का 18z। थर्ड वाली इक्वेशन में x मिसिंग है, मतलब जानबूझ के कहीं ना कहीं इक्वेशन को ऐसा बनाया गया है कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसे देख के लग रहा है कि शायद ये कंसिस्टेंसी नहीं होगा। और राइट हैंड साइड में आपका इज इक्वल टू -1। ये आपको 3 इक्वेशन दी है, इन 3 इक्वेशन में अपन को कंसिस्टेंसी का पता करना है। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? सॉल्व दैट द इक्वेशन, 3 इक्वेशन दी है, आर नॉट कंसिस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन नीचे लिख दिया है, आर नॉट कंसिस्टेंट, है ना। मतलब उन्होंने ये बोला कि आप सॉल्व करिए और करके देखिए कि ये जो आपको 3 इक्वेशन दी गई है ये कंसिस्टेंस नहीं है। तो ये अब हम चेक करेंगे। उन्होंने हालांकि हल्का सा हिंट कर दिया है कि देखिए कैसे, कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि इक्वेशन अगर प्रॉपर फॉर्म में सेट करके दी जाए
तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी के चांस बनते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये दिख रहा है कि हमारी इक्वेशन में वेरिएबल अच्छे से सेट नहीं है, किसी में x दिया है तो किसी में y हटा दिया, किसी में y दिया है तो किसी में z हटा दिया। तो कहीं ना कहीं जब इक्वेशन के बीच में ही आपस में तालमेल नहीं है, जब अच्छे से हमको सेट करके नहीं दी है, तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कंसिस्टेंसी के चांसेस कम है। पर अभी हम एकदम नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंसी नहीं होगी, हमको इसके अंदर मेथड वही लगाना होगा जो हमने कल आपको बताया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होती है, जब भी हमें कभी कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन आता है सॉल्व करने को, तो हमारी स्टेप नंबर 1 ये कहती है कि हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना है ना। तो क्या लिखते हैं, लाइन कहां से शुरुआत करते हैं, द given equation can be written in the matrix form. The given equation can be written in the matrix form. आपको given equation को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल लिखवाया था। जब भी आप गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स में बदलते हो तो वो कहलाता है, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल A into कैपिटल X is equal to कैपिटल B. This is a general form of changing given equation to matrix. तो हमें पता है कि यहाँ पर तीन टाइप की मैट्रिक्स हमें निकालनी है अपनी इक्वेशन से। कैपिटल A को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, कैपिटल X को वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, कैपिटल B को कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन किया। तो कहीं ना कहीं हमको इन तीन इक्वेशन से ये तीन मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले कैपिटल A बनाते हैं। कैपिटल A मतलब कोफिशिएंट, जो भी आपको x y z दिए हैं उनके मल्टीपल। तो फर्स्ट रो में क्या दिया है आपको 2, x का मल्टीपल, y का 6, z का नहीं है पर z का रख लेंगे 0, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लेवल बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल मिसिंग हो उसकी जगह पे आपको मैट्रिक्स में उसकी प्रेजेंस में 0 को शो करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी मैट्रिक्स नहीं ले सकते कि इनकम्प्लीट हो। मैट्रिक्स में आप मान के चलिए जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी जाती है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह पे 0 रखिए। तो ये फर्स्ट रो हो गई 2, 6 एंड 0। अब हम सेकंड रो में सेकंड रो के एलिमेंट उतारते हैं 6, 20 माइनस 6, ये हो जाएगा 6, 20 माइनस 6। अब तीसरी रो में क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, x की जगह पे 0 रखो। फिर क्या है 6, y का मल्टीपल है, फिर z का मल्टीपल क्या है माइनस का 18। ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली अपनी इक्वेशन से। कल भी हमने यही करवाया था कि सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म बनाया। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, ax इज इक्वल टू b। कैपिटल A मतलब जो भी x y z गिनी है उनके मल्टीपल को लेके आप मैट्रिक्स बनाओ, तो इसको क्या बोला जाता है, कल मैं लिखवा चुकी हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब क्या बनाएंगे, कैपिटल X की मैट्रिक्स को निकालेंगे। तो कैपिटल X का मतलब होता है हाउ मेनी अननोन वेरिएबल, या कितने वेरिएबल को लेके आपकी इक्वेशन आपको दी गई है। तो टोटल 3 वेरिएबल है, तो ये लिख लीजिए x y z। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम की फॉर्म में उतारा, ठीक है। कैपिटल B मतलब राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है, तो कैपिटल B भी हम बना लेंगे यहाँ पर। कैपिटल B राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, -11, -3 और -1, ठीक है। ये हो गई, ये कहलाती है आपकी कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसको भी हम कॉलम में लेते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली। क्या किया हमने, जो 3 इक्वेशन दी थी उसको मैट्रिक्स फॉर्म से 3 नई मैट्रिक्स बनाई। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, अब इसके बाद हम एक और नई मैट्रिक्स लेते हैं कैपिटल C, उसी के अंदर ऑपरेशन लगाया जाता है। तो पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। नाउ स्टार्टिंग द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी में जैसे आप ये 3 मैट्रिक्स बना लेते हो, फिर आपको एक नई मैट्रिक्स को यूज करना है कैपिटल C, जिसको बोला जाता है अगुमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। मैं बार-बार नाम क्यों बोल रही, कोई अगर बाई चांस आपसे पूछे तो आपको एटलीस्ट नाम याद होना चाहिए। तो कैपिटल C को बोला जाता है अगुमेंटेड मैट्रिक्स। और ये कैसे बनाई जाती है, ये A और B के एलिमेंट को एक साथ उतार के बनाई जाती है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A एंड B। इसके लिए बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, बड़ा साइन लेना पड़ता है आपको। कैसे बनाएंगे, A और B के एलिमेंट को एक साथ उतारिए, बीच में डैश का यूज करते हुए। तो पहले A के कोएफिशिएंट उतार लेते हैं, 2, 6, 0, 6, 20 -6,
फिर 0 6 फिर माइनस का 18, फिर ऐसे बीच में डैश कर लो, उसके बाद बी के एलिमेंट उतार लो, माइनस का 11, माइनस का 3 एंड माइनस का 1। ये मैंने क्या कर लिया, मैंने एक नई मैट्रिक्स बनाई कैपिटल सी यूजिंग ए और बी कोएफिशिएंट एलिमेंट, इसको बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है, इसके बाद अब हमें इसके अंदर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हुए ऑपरेशन लगाने हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्रायंगुलर फॉर्म? अपर ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब होता है इस तरीके से एलिमेंट को जीरो करिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है, मतलब इस 2 को हम 1 बनाएंगे और 2 के नीचे ऐसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट को जीरो करने के लिए ऑपरेशन सोचने हैं। अगर जीरो हो गए तो हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंसी होंगी, तो फिर हम चेक करेंगे कौन सा सोल्यूशन इसके अंदर आ रहा है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन या यूनिक। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो इसके अंदर हमें नो सोल्यूशन मिलेगा और नो सोल्यूशन में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। तो ये अभी हमने सी मैट्रिक्स बना ली। अब हम लगाते हैं पहला ऑपरेशन, क्योंकि हमें इसके अंदर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म इक्लोरिंग फॉर्म को क्रिएट करना है। तो पहला ऑपरेशन लिख लीजिएगा R2 माइनस का 3R1। पहला ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 में, R2 माइनस का 3R1, मतलब रो सेकंड रो के एलिमेंट में हमको ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन का सिस्टम क्या है, R2 माइनस का 3R1, मतलब सबसे पहले R1 के ये चारों नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आपके नए 4 नंबर बनते हैं उसको R2 से माइनस कर दीजिए। कम से कम ऑपरेशन को लगाना सीखो। मैंने लिखा है R2 में लगेगा R2 माइनस का 3R1, तो इसका मतलब है कि R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके उसको R2 से माइनस करना है। तो किसमें चेंज आएगा आपका ऑपरेशन, जब भी ऑपरेशन लगाते हैं ऐसा निगेशन का साइन बनता है। इसका मतलब होता है सी मैट्रिक्स में ऑपरेशन इज प्रोसेसिंग, कहीं ना कहीं वो चल रहा है ना। तो अपन चेंज करते हैं, चेंज किसमें आएगा आपको दिख रहा है R2 में। R1 और R3 रो को हम सेम निकाल लेते हैं। 2 6 0, यहाँ पर -11, R2 को भी छोड़ते हैं, नीचे थर्ड रो आ गई 0 6 -18 और माइनस का 1। जरा R2 में ये ऑपरेशन लगा के बताना, पहले R3 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 49। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई करके जाओ कितना हो रहा है, आंसर बताना R2 रो का कितना आएगा जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे। R2 माइनस R1 0 2 -6 वेरी गुड, कितना आएगा 0 2 -6 और 30। -6 चेक कर लेना एक बार प्लीज, रिक्वेस्ट है ऑपरेशन लगा के प्रैक्टिस करो। मुझे बताइए इतना ही आएगा R2 में जब आप ये ऊपर वाला ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस का 3R1। मैं फिर से बता रही हूँ, जिनको ऑपरेशन लगाने नहीं आ रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे रफ कॉपी में एक एक काम करना। सबसे पहले R1 के चारों नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 4 नए नंबर मिलेंगे, उन चारों नए नंबर को R2 से माइनस करना है। तो मेरे ख्याल से आपका R2 में यही एलिमेंट बनेगा 0 2 -6 और 30, है ना। अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे R3 में, R3 माइनस का 3R2। नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे इसके बाद R3 में, R3 माइनस का 3R2, है ना। लगाइए कितना आ रहा है, सी ऑपरेटिंग एलिमेंट उतार लीजिए, R1 R2 के सेम उतारेंगे। अब R3 में चेंज आएगा 2 6 0 डैश -11 0 2 -6 30। चलो ये ऑपरेशन लगाइएगा R3 में। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले R2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसके R3 के नंबर से इसको माइनस कर देना। तो आई थिंक ये ऑपरेशन हमारा लग जाएगा। बताइए कितना आ रहा है, आई थिंक तीनों 0 हो जाएंगे, लास्ट में शायद यस मैम 0 91 दोनों 0 हो जाएंगे। लास्ट में शायद माइनस का 9 आएगा। देखो आप इतना ही होगा। यस मैम ए मैट्रिक्स के तो तीनों एलिमेंट 0 हो गए, बट जो हमने डैश में बी मैट्रिक्स के एलिमेंट उठाए थे वहां पर आपका वैल्यू बढ़ गई। अब मैं आपको बताऊं, इसके ज्यादा हमको ऑपरेशन नहीं लगाने, कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्म बन जाए आपको ना, उसके बाद आपको ऑपरेशन क्यों नहीं लगाने, क्योंकि हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साइन क्रिएट कर रहा है कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी हम कब मानते, जब ये चौथा वाला नंबर भी 0 हो जाता तो वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनता। तो फिर हम दोनों ही मैट्रिक्स की रैंक को देखते हैं, पर यहाँ पर हमने देखा कि हमारे 0 तो बन गए, फर्स्ट पार्ट के तो तीनों नंबर 0 हो गए, बट
बट सेकंड पार्ट हमारा और बढ़ गया। ये तो कहीं ना कहीं ये साइन होता है कि इसके आगे आप ऑपरेशन बिल्कुल मत लगाइए। इसके बाद हमें दिख रहा है कि मैंने आपसे कहा था ना कि कंसिस्टेंसी कब नहीं होता है, जब फर्स्ट पार्ट में 0 बन जाए और पर्दे के बाद जो डैश है उसके बाद के पार्ट के 0 ना बने। तो जब दोनों की रैंक समान नहीं होती है या दोनों के सॉल्व करने का तरीका इक्वल ना रहे, तो उस केस को कंसिस्टेंसी नहीं बोला जाता, उस केस को इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, आप मुझे बताइए। फर्स्ट पार्ट की रैंक कितनी है, अगर हम इसकी बात करें, रैंक ऑफ ए, रैंक को रो से डिनोट, ये रो का साइन होता है, तो रैंक ऑफ ए फर्स्ट पार्ट की रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये ए पार्ट था, ए मैट्रिक्स को लेके बनाया गया है, और ये जो बी होता है इसको हम सी मानते हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंसी का नियम है ना। तो फर्स्ट पार्ट की रैंक हो गई 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पर 2 है। रैंक कैसे देखी जाती है, फिर से बता रही हूँ। अगर आप ऑपरेशन का मेथड लगाते हो तो आप उन रो को कंसीडर करते हो जो पूरी तरह से 0 नहीं है। तो जितनी रो हमें दिखाई देती है वही उसकी रैंक का काउंट हो जाती है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की रैंक की बात करें तो कितनी है हमारी, 2, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की रैंक 2 है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें जो हम सी में बदलते हैं, हालांकि ये बी होता है, तो रैंक ऑफ सी कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीनों एलिमेंट 0 नहीं है तो यहाँ पर 3 है। तो याद रखना, जब कभी ऐसा केस बने कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, दिस इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंसी, सो वी आर फाइंड नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अगर दोनों पार्ट की रैंक बराबर नहीं है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो उसी केस में हमारे क्वेश्चन में ये डिक्लेयर हो जाता है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई थी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो इनकंसिस्टेंसी है, और इनकंसिस्टेंसी में नो सॉल्यूशन फाइंड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में, कैसे खत्म करना है आपको, द गिवन इक्वेशंस आर not consistent. The given equation are not consistent, so it is a have. So क्या लिखेंगे इसके बाद, have no solution. So have no solution. क्वेश्चन खत्म, ऐसे खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन आपका फाइंड नहीं हो रहा है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, चेंज कर दिया। क्या कंडीशन लिख दी है, रैंक ऑफ ए फर्स्ट पार्ट की रैंक 2 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, तीसरे वाले पार्ट में कोई 0 नहीं बना तो उसकी रैंक 3 हो गई। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो जब दोनों पार्ट के आंसर वेरी करें तो मान लीजिएगा उस केस में कंसिस्टेंसी के चांस नहीं होते, उस केस को इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है, और इनकंसिस्टेंसी में सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है, उसको नो सॉल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। मैंने आपसे कहा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्वेश्चन कंसिस्टेंसी का है या नहीं है। अगर नीचे वाले चारों नंबर 0 हो जाते तो फिर हम इसके अंदर अभी कंसिस्टेंसी के पार्ट को सॉल्व कर रहे होते। तो हमें याद रखना, बहुत ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाने अननेसेसरी के, 1 या 2 ऑपरेशन में हमको ये दिखने लग जाता है कि हमारे क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी बनेगी या नहीं बनेगी, पर ये प्रैक्टिस से समझ में आता है। हम किसी भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए उसको देख के ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी के चांसेस हैं या नहीं है। ये हमारे ऑपरेशन ही हमारे लिए रास्ता क्लियर करते हैं कि हमारे ऑपरेशन हम लगाएंगे तब हमको दिखेगा, तब हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस मेथड के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो कल हमने कंसिस्टेंसी का एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आया था। आज हमने दूसरा क्वेश्चन किया इनकंसिस्टेंसी का। क्यों, इनकंसिस्टेंसी का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोनों मैट्रिक्स की रैंक समान ना हो, अगर ए और सी मैट्रिक्स के दोनों पार्ट की रैंक एक दूसरे के इक्वल ना हो तो उस केस को इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। बस इतना आपको समझाना था, इसलिए जानबूझ के मैंने अपोजिट टाइप के आपको क्वेश्चन दिए। अब ये तो हो गया आपके कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लैम्डा या म्यू की वैल्यू निकालने को आती है, वो भी बहुत आईएमपी, उसको भी अपन करेंगे। देखो ये तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसलिए करवाए ताकि आपके माइंड में याद हो जाए कि कंसिस्टेंसी में हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होता है और इनकंसिस्टेंसी में नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो उस केस में हमें क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि नो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि कोई सॉल्यूशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना
जो आपने देखा होगा, मैंने आपको नोट सेंड किए, कुछ लैम्डा म्यू वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं। तो हमेशा कंसिस्टेंसी में वो आपको सिंपल क्वेश्चन ना देके थोड़ा सा डिफरेंट काम करवाते हैं। वो वाला जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगी ये बहुत आईएमपी है। इसमें हम एक साथ दोनों चीजों को फाइंड आउट करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सॉल्व करने का तरीका बदलता है, क्योंकि इसमें नंबर ना देके लैम्डा और म्यू दे दिए जाते हैं आपको मैट्रिक्स में। तो जब भी आपकी इक्वेशन में आपको नंबर ना देके लैम्डा और म्यू दिए जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसमें हम तीनों केसेस को सॉल्व कर लेते हैं, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन पे कौन सा सोल्यूशन बनता है। तो अभी जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो आपको पूरी कंसिस्टेंसी की जो भी पूरा थ्योरी है या जो भी बेसिक है वो आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। ये तो दो सिंपल क्वेश्चन थे आपके। कल वाला कंसिस्टेंसी वाला था, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन निकला, एक्स वाई जेड निकाल लिए। आज के क्वेश्चन में हमने देखा कंसिस्टेंसी नहीं थी तो नो सोल्यूशन आया, उसको लिख के हमने अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी? अब जो क्वेश्चन करवाएंगे ना ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। हमेशा कंसिस्टेंसी में अगर उनकी कोई चॉइस होती है ना क्वेश्चंस को देने की तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम तीनों केसेस को एक साथ प्रूव करते हैं। तो जब हम एक क्वेश्चन में तीनों केस को प्रूव कर ले तो हमें केसेस की जो वैल्यू होती है ना वो समझ में आती है कि कब कौन सी कंडीशन पे कौन सा केस अप्लाई हो सकता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू, क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, यहां से मैं रफ करती हूँ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिस्टेंसी का। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि 99% इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो करवा रही हूँ ये तो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंसिस्टेंसी का, फॉर व्हाट वैल्यू, क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशन, लैम्डा एंड म्यू फॉर, है ना, ये लैम्डा का साइन होता है, ये म्यू का, फॉर व्हाट वैल्यू लैम्डा एंड म्यू फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। जब भी कभी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो आप समझ लेना थोड़ा सा काम, थोड़ा सा मेथड अब हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैथ्स में जैसा क्वेश्चन दिया जाए हमें अपने मेथड को उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अलग से उन्होंने हिंट किया है फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन की कि आपको कंसिस्टेंसी वगैरह ये काम तो करने ही है, ये तो इसके अंदर है इंक्लूडेड, पर आपको अलग से लैम्डा और म्यू की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारा करने का तरीका। तो पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन हमारी होगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपका 10, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है 10। अब थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड में है हमारा x प्लस 2y प्लस लैम्डा z, x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि अब जिसकी वैल्यू निकलवानी है वो डाटा आपकी इक्वेशन के अंदर होगा, तभी तो हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तीन आपको इक्वेशन दी है ना। ऊपर क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू लैम्डा एंड म्यू फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, तीन इक्वेशन हमें दे दी। नीचे आपको देखिए तीनों केस भी दिए। अब उन्होंने ये भी कहा है कि ये तीन इक्वेशन है, इनके अंदर ये तीनों केस आपको प्रूव करने हैं। पहला केस क्या प्रूव करना है आपको, नो सोल्यूशन, पहला केस इसके अंदर निकाल के बताना है नो सोल्यूशन। दूसरा केस इसके अंदर प्रूव करना है हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा केस है आपका हैव यूनिक सोल्यूशन। तीसरी कंडीशन आपको इसके अंदर प्रूव करनी है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में।
कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको लैम्डा और व्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन 3 इक्वेशन की हेल्प लेके, साथ में ये 3 कंडीशन भी आपको 1 बाय 1 प्रूव करके बतानी है। तो सिंपल है, आपको लग रहा होगा लेंदी बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा मैंने कहा ना मेथड थोड़ा सा अब चेंज होगा हमारा, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा करने का तरीका। तो दिस इज अ वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अगर कंसिस्टेंसी में कभी भी कोई क्वेश्चन को वो प्रेफरेंस देते हैं तो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है, मतलब इसी टाइप के हैं पर ये सबसे ज्यादा आता है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली, बहुत ही सिंसियरिटी से पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम वैसी करेंगे जैसा कि हम कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन में करते थे, कि सबसे पहले आपको जो ये 3 इक्वेशन दी है, इन 3 इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? लाइन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। यही शुरुआत होनी चाहिए आपके कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन की। सबसे पहले जो ये 3 इक्वेशन दिए, इन 3 इक्वेशन से 3 नई मैट्रिक्स बनाइए, जिसको बोला जाता है इक्वेशन को मैट्रिक्स में बदलना। और किसके द्वारा बदला जाता है? मैट्रिक्स फॉर्म के द्वारा। तो क्या करेंगे स्टार्टिंग? सबसे पहले यहाँ पर द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन in the matrix form, can be written in the matrix form। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना है। मैट्रिक्स फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Ax = b, है ना? ये कर लिया। अब 3 नई मैट्रिक्स बनाएंगे अपन, ठीक है? तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसमें से हम कैपिटल A निकालेंगे। तो कैपिटल A मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। तो जो भी x y z के मल्टीपल है उनको उतार लीजिए। तो फर्स्ट रो में 1 1 1 डैश, फिर 1 1, ठीक है? फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई 1 1 और 1। फर्स्ट रो के कोएफिशिएंट तीनों x y z के 1 1 है। सेकंड रो के कोएफिशिएंट है 1 2 और 3। थर्ड रो के कोएफिशिएंट हो गए 1 2 और लैम्डा। ये हमने कैपिटल A मैट्रिक्स बना ली। अब आपको पता है दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल X। कैपिटल X मतलब कितने वेरिएबल दिए हैं आपको मैट्रिक्स में? 3 वेरिएबल दिए जाते हैं x y z, है ना? उसके बाद तीसरी मैट्रिक्स कैपिटल B। कैपिटल B मतलब कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या दिया आपको राइट हैंड साइड में? 6 10 और न्यू, 6 10 और न्यू, ठीक है? इसको उतार लीजिए आप। ये हो गई आपकी कॉलम कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब अपन क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि अपन को इसके अंदर एक नई मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, कैपिटल C। तो कैपिटल C कैसे बनाई जाती है? जो भी आपके A और B मैट्रिक्स के एलिमेंट है इनको एक साथ एक मैट्रिक्स में आपको उतारना है। तो थोड़ा सा उनके बीच में बाइफिकेट कैसे करना है कि अपन को डैश यूज करना है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, तीसरी मैट्रिक्स कौन सी उतारेंगे अपन? कैपिटल C। इसमें चेंज करने जाता है ना टाइम, अब अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ ना, वो अपने आप अपग्रेड 40 मिनट हुए नहीं, खत्म हो गए। यही तो दिक्कत है, ठीक है? अब अपन नई मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल C। उसी से आ गया तुरंत। अब मेरा 40 मिनट अपने आप बढ़ गया। इसमें सेव और कंटिन्यू बता दूंगी आपको। नीचे आप सेव और कंटिन्यू करो और उसमें फिर वो कर दो आगे नेक्स्ट, तो वो ऐड हो जाता है। अपन को अलग से लिंक नहीं डालना था, ठीक है? इतना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. क्या बनाएंगे? नेक्स्ट बनाएंगे अपन न्यू मैट्रिक्स कैपिटल C। कैसे बनाएंगे? यू ऑल आर नो कि A और B के एलिमेंट को एक साथ उतारिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स ली। A के एलिमेंट 1 1 1 डैश के बाद ये आ गया 6, है ना? फिर सेकंड रो के 1 2 3, फिर आ गया वहां से आपका 10, फिर यहाँ पर आ गया 1 2 लैम्डा और यहाँ से आ गया न्यू। ये हमने नई मैट्रिक्स यूज करी है कैपिटल C, क्योंकि कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमको इतना काम सेम करना पड़ेगा, ठीक है? अब वही सेम कहानी, ऑपरेशन भी सेम लगाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने को आए तो आपका मेथड बदल जाता है। इसके अंदर भी वी आर द क्रिएटिंग अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। मतलब कंसिस्टेंसी में ये फिक्स मान लीजिए कि आपको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म तो हर क्वेश्चन में बनाना ही है। अब वो कितना बनता है वो हमारे ऑपरेशन बताएंगे, है ना? तो C मैट्रिक्स बना ली। अब वही सेम ऑपरेशंस को लगाते हैं। तो पहला ऑपरेशन लगाते हैं हम R2 में, R2 माइनस का R1, है ना? फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या बनाना है? वही सेम कहानी, अपर ट्रायंगुलर
ट्रायंगुलर फॉर्म इस तरीके से बना, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, वी शुड ट्राई, इफ नॉट नेसेसरी कि बन जाए, है ना, ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई के लिए वी आर यूजिंग द ऑपरेशन। तो हमारा पहला ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेशन आप लिख लीजिएगा, R2 में R2 माइनस का R1। पहला ऑपरेशन लगाया हमने R2 में R2 माइनस का R1। तो किसमें चेंज आएगा? रो सेकंड में, रो सेकंड में चेंज आएगा। तो हम फर्स्ट और थर्ड रो को सेम उतार लेते हैं। पहली रो के एलिमेंट है 1 1 1। R2 को R1 से 0 0 1 2 आया। 0 1 2 यस मैम 0 1 2 ही से बन गया, 0 2 में से 4 पहला ऑपरेशन है इसमें। देखिए ऑपरेशन लगाने का मैं आपको तो मेन एम क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट को जीरो करना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर जब आप कभी लगाएं तो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ हमेशा कि नंबर को छोटा बनाइए। अगर आपके ऑपरेशन सही है तो आपके नंबर कहीं ना कहीं कम होंगे। कम मतलब कि अगर 6 से हमने 2 कर दिया तो हमारा ऑपरेशन सही है। हमारा ऑपरेशन वो नहीं होना चाहिए जो नंबर को और बड़ा कर दे। हमारा बेसिकली एम क्या है कि हमको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में जीरो को बनाना है। तो हम कोशिश ये करेंगे नंबर को पहले थोड़ा छोटा तो करें, थोड़ा छोटा होगा तो कहीं ना कहीं जीरो बनाना आसान होगा। देखिए 10 को और 2 को जीरो बनाने में आपको पता है कि डिफरेंस होता है। 10 को जीरो बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, अगर हम 10 को 2 बना दें तो 2 को जीरो बनाना आसान होता है। तो अगर आपके ऑपरेशन सही है तो आप मान के चलिए आपके जीरो आसानी से बन जाएंगे। तभी हमने पहला ऑपरेशन लगाया। इसी के साथ नेक्स्ट ऑपरेशन R3 में R3 माइनस का R1। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन लगाइए रो थर्ड में R3 में R3 माइनस का R1। ठीक है, ऊपर वाली मैट्रिक्स में लगेगा। तो लगाइए R3 में R3 माइनस का R1। बताइएगा रो थर्ड में क्या चेंज आएगा? R1 R2 के एलिमेंट में सेम उतारिए, 1 1 1 6। ठीक है, फिर 0 1 2 4। R3 माइनस का R1, 1 माइनस 1 0 0 0 1 और लैम्डा -1 lambda minus 1 6 minus new। ठीक है, ये दूसरा ऑपरेशन लगा दिया। अब दिख रहा है कि आप एक चीज तो यहाँ पर समझ गए, हम कुछ भी कर ले, हम कोई सा भी ऑपरेशन लगा दे, हम लास्ट वाली रो के चारों नंबर को जीरो नहीं बना सकते। रीजन, क्योंकि वहां पर नंबर है ही नहीं। लास्ट वाली रो में लैम्डा और म्यू है, तो कहीं ना कहीं हम जितने भी ऑपरेशन को लगाएंगे वो इक्वेशन बनाता जाएगा। तो ये तो फैक्ट हो गया कि जब भी लैम्डा और म्यू वाले क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में कभी हमारी कंसिस्टेंसी डायरेक्ट नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि अगर नंबर होंगे तो जीरो करना आसान होगा। अगर हम नंबर की जगह पे लैम्डा म्यू लेके चलेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं जुड़ जुड़ के अपने अंदर इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि ये लैम्डा -1 और लैम्डा म्यू -6 का तो जीरो नहीं बनेगा, पर हम एक आध ऑपरेशन ये सोचते हैं कि कम से कम हम ये इस 1 को तो जीरो बनाएं, मतलब जो बन सकता है उसके लिए ऑपरेशन सोचेंगे। तो कम से कम लास्ट वाली रो में ये जो 1 है ये जीरो बनाया जा सकता है। मतलब ये हमारी सोच होनी चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म तो हमारा 100% नहीं बनेगा, पर कुछ लिमिट तक या कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कुछ हद तक उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, लास्ट ऑपरेशन ही होगा आपका R3 में R3 माइनस का R2। कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस 1 को तो हटाएं यहाँ से। वी ऑल आर नो कि लैम्डा -1 म्यू -6 नहीं हटेगा, क्योंकि हम कोई भी ऑपरेशन लगा लें कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो हमें उसको नहीं हटाना, हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम लास्ट वाली रो में ये जो 1 है इसके लिए हम सोचें। तो इसके लिए हमारा ऑपरेशन है R3 में R3 माइनस का R2। ये लगाइए नेक्स्ट ऑपरेशन R3 में R3 माइनस का R2। बताइए रो थर्ड में क्या चेंज आएगा? 1 1 1 ये हो गई 6। ठीक है, 0 1 2 4। बताइए जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस का R2, 0 -0 0 0 लैम्डा -3 लैम्डा -1 और -2 कितना हो गया? लैम्डा -3 म्यू माइनस 10 म्यू -10 बस। इसके अलावा
गलती से भी कोई ऑपरेशन मत यूज करना, क्योंकि मैंने कहा अननेसेसरी भी ऑपरेशन पे दिमाग नहीं लगाना है, कोशिश करनी है। हमारे कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन में बस यही बोला जाता है कि कोशिश करिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट को 0 बनाओ। अगर कोई आसानी से 0 बन रहा है तो दैट्स ओके, अगर नहीं बन रहा है तो उसको वहीं स्टॉप कर देना। अब ये हमारा बन गया है फॉर्म, इससे ज्यादा हम इसमें मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर और ज्यादा लार्ज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने अपने कंसिस्टेंसी अपने इक्लोरिन फॉर्म को काफी हद तक क्रिएट कर लिया। बस हमारे लास्ट वाली रो के दोनों एलिमेंट 0 नहीं हुए, क्योंकि वो लैम्डा और म्यू है। अगर वो 0 हो जाएंगे तो फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देखिए इसके बाद, अब इसी के अंदर ये जो आपकी कंडीशन आके रुक गई, इसी के अंदर मुझे ये 3 केसेस को प्रूव करना है। नो सोल्यूशन, हैव मेनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट। मतलब जैसे आपने यहाँ तक रोक लिया, अब आपको दोनों पार्ट की रैंक देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की रैंक बताइए कितनी है? रैंक ऑफ ए कहलाती है ये। पहले पार्ट की रैंक कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी दिखाई दे रही है? उन रो हम 3 है। क्लियर है। जीरो नहीं है, तो दिस इज अ कॉल्ड, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो फर्स्ट पार्ट में 3 है, तो इसकी रैंक हो गई 3। उसी प्रकार से सेकंड वाला पार्ट जो बी के एलिमेंट को लेके बनाया जाता है, पर रैंक के टाइम पे वो सी का काम करता है, तो रैंक ऑफ सी, दूसरे वाले पार्ट की रैंक कितनी है? यहाँ पर भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसकी भी होगी आपकी 3। हुई है कि नहीं हुई? है ना? यस मैम। है ना? तो कहीं ना कहीं पार्ट में क्या है, ये भी कह सकते हैं कि दोनों पार्ट में रैंक नहीं निकली, कहीं ना कहीं दोनों पार्ट नीचे अपने आप को पूरी तरह से 0 नहीं बना पाए। इसको निकाल के इतना छोड़ देना, इतना कर लिया। अब आप क्या करना है इसके बाद? इसके बाद अब आपको ये तीनों केसेस को इनके अंदर प्रूफ करना है, और ये तीनों केसेस के आंसर लैम्डा और म्यू के आंसर पे डिपेंड करेंगे। ये तो हमारा कंसिस्टेंसी का काम यहाँ खत्म होता है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसके अंदर से XYZ नहीं निकालने, क्योंकि इसमें XYZ की डिमांड की नहीं गई है। इसमें बस ये बोला गया था स्टार्टिंग में कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऊपर जैसा क्वेश्चन हो, अगर ये लैम्डा और म्यू का नहीं लिखा होता नाम, तो हम इसके अंदर फिर अभी देख रहे होते कि कौन सा केस बनेगा, तो हम XYZ निकालते। इन्होंने कहा कि आप यहाँ तक ऑपरेशन लगा के छोड़ दीजिए, दोनों की रैंक लिख दीजिए कितनी है। अब उसके बाद आपको ये जो 3 केस दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे, नो सोल्यूशन, हैव यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इन तीनों केसेस को इसके अंदर से 1 बाय 1 करके प्रूव करना है। तो हम देखिए कैसे प्रूव होते हैं। इसके बाद आ जाइए, इसी साइड करवाऊंगी मैं। सबसे पहले नो सोल्यूशन की कंडीशन कब बनेगी, कोई मुझे बताएगा? इसके अंदर नो सोल्यूशन कब बनता, किस केस में नो सोल्यूशन बनता है? क्योंकि अभी अपन ने जस्ट इससे पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया है, देखिए सीख जाओगे आप, बहुत इजी है। उनका